चलो आने दो एक आध बच्चे को। हाँ भाई आओ, एक आध बच्चा फिर शुरू करते हैं, ठीक है। चलो एक बार देख करके बताना सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। वॉइस आ रही है क्लियर? चलो एक आध बच्चा होगा तो शुरू करते हैं। अभी कुछ देर बाद करें क्या? चलो देखो, अभी एक भी बच्चा तो है नहीं है, तो कैसे पता लग पाएगा? चलो देखो ट्राई करते हैं एक बार। कहाँ तक कर लिया था लास्ट में हमने? चलो एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी शुरू करें। एक भी बच्चा नहीं आया तो नहीं करेंगे फिर, ठीक है। हेलो, अब सही दिख रहा है इसका मतलब है ना? हेलो, ऑप्शन भी सही आ रहे हैं इसके। चलो तो अब शुरू कर देते हैं। हाँ जी कहाँ गए? चलो देखो करते हैं इसमें। कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ जी कौन बच्चा बता रहा है इसका राइट आंसर क्या है? हाँ महेश, बी है इसका आंसर, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ये बताओ चेक करके वॉइस आ रही है कि क्लियर और साफ दिख रहा है क्या? ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं। आज तुम्हारे साथ क्लास लेते हैं, चलो हाफ एन आवर। ये बताना वॉइस आ रही है क्लियर और साफ दिख रहा है क्या? चलो देखो इसका कैसे करेंगे, एक आध बच्चा और आंसर बता रहा है। चलो देखो इसको कैसे करना है हमें। सबसे पहले इसमें एनिलीन है, इसको बोलते हैं टोलोइडीन। देखो अब इसको कैसे करना है, जैसे मान लो ये हमारे पास हो गया टोलोइडीन, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CH3 है हमारे पास, ये NH2 है। अब क्या करना होता है, जब भी एनिलीन का क्या करते हैं एसिटाइलेशन, एसाइलेशन। तो एसाइलेशन हमारे पास दो तरीके से होता है, या तो एसाइल हैलाइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड। दोबारा से सुनिएगा, जब भी एनिलीन का हमें एसाइलेशन करना है तो एसाइलेशन के दो तरीके हैं, या तो हमारे पास एसिटाइल हैलाइड है जिसको हम एसिटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, या फिर एसिड एनहाइड्राइड है। तो पहले हमारे पास रिएजेंट कौन सा दे रहा है, एसिड एनहाइड्राइड।
दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब हमें क्या कराना है यहाँ पर, एसाइलेशन। इसके देखो क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि कभी भी ब्रोमिनेशन होते समय या कुछ भी होते समय ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं देता है, क्योंकि इस पोजीशन को ट्रैप करना होता है, बंद करना होता है, जिससे कि सॉल्ट का फॉर्मेशन ना हो जाए। अब क्या होगा, सबसे पहले हमने ये नेगेटिव किया, ये पॉजिटिव किया, ये जो पॉजिटिव वाला है इसके लॉन पेयर पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। जब अटैक कर गया तो क्या हो गया हमारे पास, लाइक दिस। यहाँ बच्चा, यहाँ से H चला गया, ये CH3 एसिटिक एसिड बन गया। तो देखो इसकी पोजीशन को हमने क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। इससे हमने ट्रैप करा दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो यहाँ बनेगा A बन गया इस तरीके से। अब B में क्या करना है हमें, B में करना है ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन के हिसाब से क्या करना है, ये पोजीशन पहले से ही ब्लॉक है। अब ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन है कि इसके अगर लॉन पेयर के हिसाब से यहाँ पे जाए रेजोनेंस में तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ब्रोमिनेशन करना है तो ब्रोमिनेशन के हिसाब से पैरा पोजीशन पहले से ही ब्लॉक है। अब पैरा पोजीशन पहले से ब्लॉक है तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। इसके हिसाब से हाँ, अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या है, Br, और ये CH3 पहले से ही चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से चला जाएगा। देखो पहले क्या है, इसने एक्टिवेट किया, डीएक्टिवेट कर लिया इस वाले ग्रुप को। डीएक्टिवेट का मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन फर्दर नहीं होगी। तो डीएक्टिवेट करने के लिए कौन सा ग्रुप, एसाइलेशन करा रहे हैं हम इसका। उसके बाद हमारे पास क्या है, जब हाइड्रोलिसिस हमने किया तो हाइड्रोलिसिस करने पर दोबारा से एनिलीन आ जाएगी, ये पोजीशन जैसे थी वैसे ही रहेगी और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ कौन सा आंसर है इसका, यानी कि NH2 वैसे ही है। अब देखो इसमें क्या है कि इसने ये लगा रखा है तो ये तो गड़बड़ है, मतलब होगा नहीं, क्योंकि फाइनली इसने हाइड्रोलिसिस कर दिया है C वाले में, तो C वाला पूछा है, ये वाला यहाँ पे COCH3 होगा नहीं, COCH3 होगा नहीं। अब जैसे किसी बच्चे को मान लो आता नहीं है कि ये किस तरीके से करना है, तो उसके केस में हमें 3 रॉन्ग करने हैं। तो 3 रॉन्ग कौन से हो गए हमारे पास, ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इस तरीके से शिफ्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारे पास कौन सा बच्चा ये, तो इसका आंसर होगा D, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये हमने कर रखा था एक ये वाला क्वेश्चन। चलो बताओ, कोई बच्चा बता रहा है, 21 वाला क्वेश्चन है। देखो अगर हम 21 वाले क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है उसने, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो एंथैल्पी कितनी दे रखी है हमें, एंथैल्पी दे रखी है हमें इसने 30 किलो जूल है ना, और यहाँ दे रखा है ये जूल, तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू दे रखा है 30 किलो जूल पर मोल, ये हो जाएगा हमारे पास 30 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है, पर मोल, ये हो गया। एंट्रोपी कितना दे रखा है हमारे पास, एंट्रोपी दे रखी है 105 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, रेस्पेक्टिवली द टेम्परेचर एट विच
ऐसा कोई टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, ऐसा कोई टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेम्परेचर बताना है इक्विलिब्रियम पे, तो क्या आ जाना है बताओ, डेल एच माइनस डेल एस। तो डेल एच की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डेल एस की वैल्यू कितनी है 105। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू नियरली आएगी 285.7। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, नहीं तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्वेंटी 22, 23। चलिए, कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या है? बताओ भाई महेश। हाँ, बच्चे नहीं हैं आज, थोड़े कहीं चले जाते हैं ये। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, अगर हम लोग करें, अब हमसे पूछा है ट्राई अमोनिया डाई एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कौन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कोबाल्ट थर्ड है, कोबाल्ट थर्ड की ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसमें चेक करनी पड़ेगी सब में। तो चेक अगर हम लोग करें इसका, क्या बता रहे हो, सी। चलो चेक करते हैं। देखो सी में क्या होगा, इसकी ऐसे किया करो, x प्लस कितना है 3, इस पे चार्ज कितना होता है 0, प्लस ये कितना है 2। ठीक है, इस पे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है 0, प्लस क्लोरीन पे कितना लिखा जाएगा -1 इजुकल टू कितना, देखो ये माइनस अगर गया तो ऊपर कितने पे आ गया, पूरा प्लस का, तो प्लस यहाँ हो गया, ये माइनस का इधर है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना आएगा +3। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला ही ऑप्शन बन रहा है भाई, ट्राई अमीन डाई एक्वा क्लोरिडो पहला ही वाला बन रहा है। देखो इसमें तो है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे तो 3 तो है लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं है। और देखो चेक कराता हूँ, जैसे इसका चेक करा देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, x + 3 0 + 2 0 + -1 इजुकल टू 0, इधर जाएगा तो कितना आएगा +1, तो इस पे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ये -3 आ जाएगा, क्योंकि अगर इसका करेंगे ना तो वैसे भी डाई नहीं है, ये देख पा रहे हो ना, तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इसका चेक करा देता हूँ आपको, देखो ये क्या है कि माइनस का है, अगर ये इधर जाएगा तो इधर ये प्लस का आ जाएगा, तो +3 के हमारे पास 2 चांस हैं, या तो डी या नहीं तो ए। लेकिन डी और ए में क्या दिक्कत है, डी और ए में ये प्रॉब्लम है कि जो डी वाला है उसमें डाई एक्वा नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये डाई एक्वा, डाई का मतलब 2, जबकि यहाँ पे क्या है ट्राई एक्वा, इसका मतलब क्या है, ये सही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक है, ये वाला होगा। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग करें, एक बार समीर ये चेक करके बताना सही है क्या, अभी सही चल रहा है नहीं है, मतलब वॉइस क्लियर आ रही है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा पेन पेंसिल चलाने की जरूरत है इसमें। देखो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा।
देखो इसमें क्या पूछा है हमसे, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल 10% वेट बाई वेट इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर लीटर देन व्हाट विल बी द मोलरिटी पूछिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जैसे अगर हम इसमें देखें कि 10% है तो 10% का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट इसमें ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो 10 ग्राम, और फिर 90 ग्राम क्या रहा, वाटर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन मास कितना है ग्लूकोज का, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, C6H12O6, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू कितना 16, तो कितना आ गया 72, 84, 180। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया हमारे पास, 180 आ गया। ठीक है, अब देखो गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमारे पास डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम नहीं दे रखा, तो वॉल्यूम डेंसिटी से निकाल लेंगे। तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। मास कितना मान रहे हैं हम, 100 ग्राम मान रहे हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या है, 100 बाई कितना है, 1.2 ग्राम दे रखा है, ग्राम पर लीटर है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, इनटू ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, देश बाई देश। ठीक है, तो इसको पूरे को टोटल सॉल्व करिए, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगा। ठीक है, देखो एक बार आप अगर पूरे टोटल को सॉल्व करोगे तो टोटल को सॉल्व करने पर आएगा नियरली 0.667, तो नियरली इतना मोलरिटी लगा। दोबारा से ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, हमें मोलरिटी पूछा है। मोलरिटी के लिए हमें क्या करना है, 10 ग्राम, 10% दे रखा है W/W, तो 10% का मतलब उसमें ग्लूकोज कितना हो गया, 10 ग्राम। 90 ग्राम क्या हो गया, वाटर हो गया। अब सॉल्वेंट से हमें लेना देना नहीं है, सीधी मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि सॉल्यूशन की बात चल रही है, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो गिवन कितना है हमारे पास ग्लूकोज का, 10 ग्राम, इसका मोलर मास कितना, 180। ठीक है, अब ये पर 100 में देखें अगर हम लोग, तो डेंसिटी इतना दे रखा है, वॉल्यूम निकाल लो 100 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन का कितना हो गया, 100 हो गया डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है हमें, इतना आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका, दिस वन। ठीक है, ये वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आज ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा 8th वाला है ना। अब लेकिन स्टूडेंट आते नहीं हैं, चलो कोई बात नहीं है, उनको टाइम का थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ। 8 o'clock ही हुआ करेंगी क्लास। चलो बताओ कौन सा आंसर है इसका। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल कौन सी होंगी, तो आइसोस्ट्रक्चरल के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले सेम स्ट्रक्चर की बात चल रही है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है,
सेम स्ट्रक्चर की। अब सेम स्ट्रक्चर कैसे हो, इसमें BSc-PR थ्योरी भी लगेगी। चलिए देख लेते हैं। NH3 में अगर हम लोग देखेंगे एंड BF3 में देखेंगे तो हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 + 3/2 = 4 आ गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 लॉन पेयर, इसमें क्या होगा 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें क्या है 3 + 3/2 कितना आ गया 3 आ गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो दोनों का मैच नहीं कर रहा है। इसका पिरामिडल होगा, है ना, स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी पिरामिडल ही बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसकी पिरामिडल है, इसका क्या है टीवी ट्राइगोनल, sp2 यानी लॉन पेयर 0। तो ये तो मैच नहीं कर रहा। देखो ये क्या है पिरामिडल है और ये क्या है ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp2 है और इसका कौन सा है sp3 है, लेकिन लॉन पेयर है इसमें। अब बात करते हैं इसकी ICl5 और PCl5। फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 तो ये हो गया 5/5/2 कितना आ गया 5 आ गया। 5 का मतलब क्या है sp3d आ गया, यानी TVP हो गया इसका। बात करते हैं ICl5 की। ICl5 का मतलब क्या है 7, इसका हो गया 7 5/2 कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है, तो मतलब 6 आ गया। अब 6 का मतलब ध्यान दीजिएगा जरा एक बार। अच्छा समझाना है आपको कैसे आया। ICl5 लिखा हुआ है, देखो भाई सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इसका। मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूँ ICl5 का। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 + 5/2, तो 7 और 5 कितने हो गए 12, तो 6 आ गया। तो 6 का मतलब क्या होता है sp3d2, तो इसका sp3d2 यानी एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल sp3d2, जबकि इसका क्या होगा PCl5 का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, इसका है, अलग अलग है, ये नहीं होगा। अब यहाँ थर्ड वाले पे बात कर लेते हैं। थर्ड वाले में पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ठीक है, फिर BSc-PR थ्योरी लगाओ। देखो अगर हम लोग थर्ड वाला चेक करें तो जिनॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 + 2/2 कितना आ गया 5 आ गया। 5 ही आ गया। और इधर कितने हैं, अगर XeF2 की बात करूं तो लॉन पेयर कितने 3 हैं, ठीक है, तो 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करें sp3d 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है sp3d में, तो C100 होती है। अगर 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते तो T शेप होती है, और 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते तो उसकी कैसी होती है लीनियर, ठीक है, लीनियर होती है। तो इसकी शेप कैसी है बताओ, अभी फिलहाल के लिए लीनियर। दोबारा से सुनो, थोड़ा सा हो सकता है मैंने जल्दी बता दिया हो, आराम से बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, फिर BSc-PR थ्योरी अप्लाई कर दो। अब जैसे IF2 नेगेटिव है, अब I का सारे बच्चे जानते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी इस तरीके से बता रखा है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7, तो 7 ये हो गया +2, माइनस का क्या करते हैं हम लोग +1/2 कितना आ गया 5 आ गया। देखो 10/2, 5 का मतलब क्या होता है sp3d। अब ये 5 आ गया, ये भी 5 है, लॉन पेयर चेक कर लो, इसमें भी लॉन पेयर कितने 3, मैच कराओ, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, कितने का डिफरेंस चल रहा है 3 का, तो 3 का चल रहा है, तो लॉन पेयर कितने आ गए हमारे पास 3, तो कौन सा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। लास्ट वाला मैं और चेक करा देता हूँ आपको एक बार। देखो ये क्यों नहीं हुआ आइसो स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी भी लीनियर है इसकी भी लीनियर है, ये क्यों नहीं हुआ वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसका कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसको जोड़ना नहीं है ऑक्सीजन को, माइनस का मतलब +/2 कितना आ गया यहाँ पे 3 को क्या बोलते हैं sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि SO3 2 नेगेटिव की बात करें हम लोग तो कितना है यहाँ पर 6 + 2/2 कितना आ गया 4, तो ये चीज़ अलग है, sp3 है, ये यहाँ sp2 है, तो इसका क्या होगा 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 लॉन पे इलेक्ट्रॉन तो पिरामिडल होती है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगी, तो ये तो कर नहीं रहा। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आ गया आपको कौन सा आंसर है थर्ड। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ जी, चलो देखो इसका क्या आंसर होगा, कौन बच्चा बताएगा। अब बच्चे हैं नहीं, इसलिए मैं जो है खुद ही रिकॉर्ड करके इसको डाल देता हूं। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है हमसे, एक्वस अमोनिया इज यूज्ड एज ए प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट एल्युमिनियम +3 आयंस एज इतना रादर देन एक्वस NaOH बिकॉज। देखिए होता क्या है, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया होता है तो ये एल्युमिनियम को रिएजेंट को क्या करता है, पीपीटी करता है। ठीक है, AlOH का होल थ्राइस रादर देन एक्वस NaOH। ठीक है, बिकॉज क्यों, क्योंकि अमोनिया में ही पीपीटी क्यों देता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन बात इस पे आती है कि जब हम एल्युमिनियम को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, आपने देखा था मेटलर्जी वाली प्रोसेस में क्या करते थे, लीचिंग वाली प्रोसेस में ये आता था। तो जब NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो उसमें जो बनता था वो क्या बनता था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जब ये एल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा तो इसका पीपीटी बनाएगा। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाली बात सही तो है। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि एक्वस अमोनिया इज यूज्ड टू पीपीटी रिएजेंट, यानी कि इसके साथ पीपीटी देता है, तो अगर हम NaOH के साथ कराएं तो क्या बनेगा, तो ये वाला बनता है। ठीक है, सी विल बी द आंसर। ये हमने कहाँ पढ़ा था, मेटलर्जी में। कौन सी प्रोसेस थी, लीचिंग, बॉक्साइड वाली थी ना, उसमें। चलो देखो, ये सॉलिड स्टेट का है। कोई बच्चा बता रहा है इसका आंसर क्या होगा। हाँ, वंस अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, मिक्सिंग है। 12th वाले बच्चे कर सकते हैं, अभी 11th में क्या है ना, ये चैप्टर नहीं है, ये 12th का चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें तो हो सकता है। 11th के जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आप कर लोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा 12th वाले क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लगेगा, है ना। चलो, कोई बच्चा बता रहा है इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ए नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर है, ऑक्साइड आयंस अरेंज इन CCP। सबसे पहले हमने ऑक्साइड ले लिए, ये कह रहा है CCP में है, वेयर एज 1/8 जिंक Zn+2 कहाँ पे पाए जा रहे हैं हमारे पास, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल, ये TD है। ठीक है, एंड 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये 50% पाए जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। जरा मैं एक क्वेश्चन ढंग से समझाता हूँ इसको, चाहे भले ही हम बहुत सारे क्वेश्चन ना करें, क्योंकि अभी बच्चे देखने वाले कम हैं, कराने वाले तो करा ही देंगे, तो इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं आपको, है ना। अब समझिएगा जरा, पहले थ्योरी करना क्या है आपको, न्यूमेरिकल्स को 2 बार पढ़ना है। दोबारा पढ़वाता हूँ। एक कोई स्पाइनल स्ट्रक्चर बन रही है जिसमें ऑक्साइड आयंस कहाँ पे पाए जा रहे हैं, CCP। तो पहले सबसे पहले CCP और HCP लिख लिया करिए। आपने लिख लिया CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। फिर कह रहा है वेयर एज 1/8 टेट्राहेड्रल होल्स, क्या पाया जा रहा है टेट्राहेड्रल होल्स में, जिंक पाया जा रहा है टेट्राहेड्रल होल्स में। इनको मैं थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 50% ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड फेरिक आयंस के थ्रू पाए जाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा,
ध्यान से सुनना, हर कोई बच्चा इसको कई तरीके से कर सकता है, लेकिन हम सिंपल फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। सिंपल फार्मूला क्या है, देखो थ्योरी करनी है आपको 3D से करनी है, और न्यूमेरिकल्स इसके बॉयड के जितने बार भी वो 2D से करने हैं आपको। 2D क्या कहता है कि CCP हमेशा ध्यान रखना 4 होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2D की, 2 डायमेंशनल की। अगर मैं यहाँ 3D की बात करूँ तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ध्यान रखना। ये मैं बात कर रहा हूँ 3D की। थ्योरी हमें करनी है 3D से करनी है, न्यूमेरिकल हमें करना है 2D से करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल होल्स जो होते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स जो होते हैं वो n होते हैं, टेट्राहेड्रल बॉइड्स जो होते हैं वो 2n होते हैं। ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स जो होते हैं n होते हैं, टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं जस्ट डबल होते हैं, 2n होते हैं। अब जैसे लिख रहा है वैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8 इंटू 2n, 2n का मतलब टेट्राहेड्रल। यहाँ पे n लेकिन वो भी 50%, ठीक है। और इसका तो चल ही रहा है, जब CCP आपसे कहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अप्लाई करना है, लिख दिया आपने। अब यहाँ पर भी n की वैल्यू हमने क्या मान ली है, क्योंकि CCP के लिए पहले से हम n = 4 मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ 1/8 इंटू, यहाँ पे 4 कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो 8 आ गया। तो यहाँ पे 50% कह रहा है, यानी कि अगर इधर की तरफ करें तो 8/8 मतलब 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50%। 50% का मतलब कितना है, वैसे कितना होना चाहिए इसका 4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल जितने हैं उतने, जितना CCP है उतने ही यहाँ 4 होने चाहिए थे ना, लेकिन ये क्या कह रहा है 50%। 50% का मतलब क्या, 4 के आधे 50%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। दोबारा से समझने की कोशिश करिएगा, इसमें अगर टेट्राहेड्रल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8/8 1, यहाँ पे 50% है मतलब 4 का हाफ, और यहाँ आ जाएगा 4। तो हमारे पास क्या रहा, जिंक Fe2O4। अब देखो इसमें ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब 2 हैं हमारे पास, तो यहाँ पे Zn2 आया हुआ है, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है, C विल बी द आंसर। देखो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन करें हम लोग इसमें, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं आप लोग। कोई बच्चा बता रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लास्ट क्या, वो तो करा सकते हैं, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं कोई बच्चा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ा टाइम सेव करो, हम भी थोड़ा टाइम सेव करते हैं। चलो बताओ, कोई बच्चा बता रहा है इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें कैसे करेंगे, मान लो ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, एरोमेटिक। पहला वाला क्या है, एरोमेटिक। दूसरे में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। दिस इज द रेजोनेंस, दिस इज द एरोमेटिक। तीसरे में क्या है, रेजोनेंस है। चौथे में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे चलती है, आ रही है, ठीक है। हर किसी का इंतजार है, यानी कि आ रही है। आ रही है का मतलब क्या है, सबसे पहले एरोमेटिक देखना है, रेजोनेंस देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट लगना है स्टेबिलिटी में। तो सबसे पहले तो हो गया हमारे पास फोर्थ वाला, वन वाला हो गया, क्योंकि एरोमेटिक है। अब बात करते हैं रेजोनेंस 2 में आ रही है, 2 और 3। सारे बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो 3 वाला है, 3 में मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। तो सबसे पहले किसकी हो गई, 3 की, फिर कौन सा हो गया 2 का, फिर कौन सा हो गया 4 का, ठीक है। दोबारा से सुनो, एरोमेटिक। अब ये 2 रेजोनेंस हैं, तो रेजोनेंस में क्या बोलते हैं आप लोग, मोर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मींस मोर दी स्टेबिलिटी। तो एरोमेटिक वाले में ज़्यादा हो जाएगा। फिर एलिफेटिक में, क्योंकि इसकी तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगी, एक बार मॉलिक्यूल्स इधर घूम जाएगा तो आपके पास क्या बचा,
ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 और ये प्लस। ठीक है, ये वाला होगा। तो कौन सा आंसर आ गया? 1324, 1324। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो इसमें कैसे निकाला करो, पहले तो इन दोनों को खराब कर लिया करो, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। 3 3 आ रहा है ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा होगा कहीं कंफ्यूजन का, 2 और 3 में, है ना। अच्छा, इसने 4 का दे रखा है, तो 4 में तो वैसे ही कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें क्या है, अल्फा कार्बन कितने, देखो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने, 6 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, और वैसे भी हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट करते हैं। चलो, ये हमने पहले कर रखा है, ये सब कर रखे हैं। तो ये आपका, और बता रहा हूँ मैं आपको। चलो एक इसको ले लेते हैं। द फ्लोराइड हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा? फ्लोराइड विच हैविंग डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इनमें से बताना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें जिनॉन की, तो जिनॉन कितना है अपने पास, 8 + 4/2, 6 आ गया। लॉन पेयर कितने हैं, 2 है, तो 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, जितनी डिस्टेंस से ये खींचेगा उतनी डिस्टेंस से ये खींचेगा। ये वेक्टर क्वांटिटीज है, सारे बच्चे जानते हैं। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया इसका, 0। CF4 का है, CF4 का भी डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। वेक्टर क्वांटिटीज है, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेंगे, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक SF4 है, एक PF4 है। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो पहले। सल्फर का कितना होता है, 6 + 4/2, कितना हो गया, 5। 5 का मतलब कितना हुआ हमारे पास, sp3d। एक है PF4। PF4 की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, 5 + 3/2, ये कितना आ गया अपने पास, 4। तो 4 के केस में अगर हम लोग जाएंगे, एक लॉन पे इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, यानी पैरामीटर। इसमें अगर हम करें SF4 में, तो SF4 में क्या आएगा हमारे पास, SF4 में अगर हम लोग करें तो SF4 में C100 बनेगा। ठीक है, ध्यान दो, इसका आंसर ये C100 है। तो जितनी डिस्टेंस से ये कवर कर रहा है, जितने वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, ये आ रहा है, लेकिन लॉन पेयर तो बना ही रहेगा। तो लॉन पेयर बना रहेगा यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी रहेगी, चार्ज बना रहेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा। जबकि इसके केस में क्या है, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, आप देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे NF3 होता था ना, एक होता था NH3। थोड़ा सा समझाता हूँ इसको आप लोगों को। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता था कि भाई एक हमारे पास NH3 है, एक हमारे पास NF3 है, बताइए इनमें से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो NH3 का ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, नाइट्रोजन ने खींचा, तो ये चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ऊपर की तरफ, ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड कर जाते थे, तो चार्ज एंड डिस्टेंस बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लाइक एज द PF3 है, तो PF3 के केस में भी क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये खींच लेगा, ये खींच लेगा, तो जो ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपेंड ना करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे की तरफ कंप्रेस करेंगे। एक है एक्सपेंड, एक है कंप्रेस। अब कंप्रेस करेंगे तो चार्ज एंड डिस्टेंस कम हो जाएगी, चार्ज एंड डिस्टेंस कम हो जाएगी तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया हमारे पास, सी वाला। चलो
ये थे 8th वाले के क्वेश्चंस जो हमने लगभग सारे कर लिए। देखो ये बता सकते हैं आप लोग 45। इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाली बात चल रही है, सारे बच्चे जानते हैं, जो बच्चे 12th में या 12th पास कर चुके हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, मैं कल क्या कराता ही रहूँगा डेली। और ये हमारे पास इस तरीके से, अगर हम लोग लेंथेनम से चलेंगे, लेंथेनम सिप्रा नदी पर, ठीक है, लेंथेनम से ल्यूटेरियम तक प्रोग्रेसिवली साइज वो क्या करता जाता है, डिक्रीज़ करता जाता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई सारे कॉन्सेप्ट में, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा एसिडिक बेसिक कैरेक्टर सारे चेंज हो जाते हैं। और ये साइज जो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ करता है, इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से होता है, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी ठीक है जो भी है कल करेंगे। अब बाकी टाइम वही है, 8 o'clock किया करेंगे। और ठीक है, मेरा तो काम रिकॉर्ड करने का भी है, तो रिकॉर्ड कर दिया करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए फिर कल मिलते हैं शाम को 8 o'clock, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल कुछ नया करते हैं, ऑर्गेनिक चलाएंगे, ठीक है।